प्रणाम दोस्तों। रूपवाणी के फेसबुक पेज पर आप सभी सुधी दर्शकों श्रोताओं का स्वागत है। आप सब बेहतर जानते हैं, हम एक व्याख्यान माला आयोजित कर रहे हैं जिसका नाम है कलाएं और संस्थान। इस व्याख्यान माला में अब तक 2 व्याख्यान संभव हो चुके हैं। पहला व्याख्यान श्री अशोक वाजपेयी का और दूसरा विदुषी सोनल मानसिंह जी का। इसी गौरवशाली उज्जवल सिलसिले में आज हमारे देश में कलाओं और संस्थानों के आपसी रिश्ते पर, इनके भूत, वर्तमान और भविष्य पर बात करने के लिए हमारे प्रेम भरे आग्रह पर उपस्थित हैं इस देश के जाने माने कला प्रशासक, बौद्धिक, हाल हाल तक बिहार के मुख्य सचिव रहे हमारे आदरणीय श्री त्रिपुरारी शरण जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस स्टूडियो में। सर ने दोस्तों बहुत सारे संस्थान चला कर दिखाए हैं, बहुत सारे चलते हुए संस्थानों को दौड़ा दिया है अपनी कल्पनाशीलता से, अपने विजन से और कई बार अपने अभय से, अपने शिल्प को अर्जित करने में किसी का भी लिहाज न करने की आदत से, और कम से कम वो किया है जो खुद उनको सही लगा है। उन्होंने बहुत गहराई से और बहुत विस्तार में जाकर के इस देश के कला संस्थानों को, दूरदर्शन को, फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट को देखा है। हमारा मन नहीं मानता, हम ये सोचते हुए बड़े हुए कि उनको और ज़्यादा जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए थी और मौके मिलने चाहिए थे। ऐसा सोचने में थोड़ा सा स्वार्थ भी शामिल है, उसमें हमारा कोई भला हो सकता है, हो जाता। लेकिन सवाल किसी निजी बातचीत का नहीं है यहाँ पे। दरअसल इस महामारी के बाद कलाओं के भविष्य पर, कलाकारों के भवितव्य पर और उसमें संस्थानों की भूमिका पर बात करना हमारे ख्याल से बहुत अर्जेंट हो चुका है। हमने बहुत शॉर्ट नोटिस पर, लेकिन बहुत प्यार से, बहुत विनय के साथ सर को आमंत्रित किया है। तो दोस्तों, आइए मिलकर सुनते हैं एक पूरे जीवन का अनुभव श्रीयुत त्रिपुरारी शरण जी के मुंह से। सर। धन्यवाद जोमेश, और मुझे इस व्याख्यान माला में आमंत्रित करने के लिए भी धन्यवाद। आप तो जानते हैं कि ये सब ऐसे विषय हैं जिन पर बोलने से मैं कभी कतराता नहीं हूँ, और मेरी रुचि के विषय हैं। जो कुछ मैंने देखा है, जिंदगी में सीखा है, अनुभव किया है, उनसे बहुत अंतरंगता से जुड़े हुए विषय हैं। लेकिन साथ ही साथ अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना, ओपन एंडेड, तो आपका विषय भी जरा सा ओपन एंडेड जरूर है। संस्थाएं और कलाएं, लेकिन इसका एक फायदा भी है। फायदा यह है कि इसको हम जिस परिप्रेक्ष्य में, जिस तरीके से जोड़ना और पिरोना चाहें, वो हम कर सकते हैं। तो मैं भी उसको उसी तरीके से आज करूंगा। जैसा कि आपके पूर्व के व्याख्यानों में अशोक वाजपेयी जी ने बताया बहुत कुछ, तो बहुत सारे फैक्चुअल डिटेल्स उन्होंने बताए। सोनल मान सिंह जी ने परिभाषाओं को लेकर बड़ी गहरी बातें बताई। तो एक तरीके से वो भार तो मेरा हल्का हो चुका है, और उस धरातल पे मुझे जाने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा उसी ओपन एंडेड तरीके से। ये जो दोनों शब्द हैं, दोनों अवधारणाएं हैं, कलाओं की और संस्थाओं की, जिनका संबंध अंतर्विरोध का भी हो सकता है, अंतरंगता का भी हो सकता है, और एक म्यूचुअल सपोर्ट
का भी रिलेशनशिप है। तो मैं एक एक्सट्रीम किस्म का उदाहरण देना चाहता हूँ, दो छोर पर उठाता हूँ। और एक छोर पे मैं बताना चाहूंगा कि मेरे बचपन में मुझे याद है, जाड़े की छुट्टियों में, होली की छुट्टियों में जब हम गांव जाते थे, तो हर साल विदाउट फेल, हर साल अ, एक नौटंकी की रंग मंडली आती थी। वो अपने तरीके से उनका क्या स्तर होता था, क्या नहीं होता था, उसकी विवेचना करना यहाँ आवश्यक नहीं है। लेकिन ये था कि जमाने से वो प्रथा चली आ रही थी। वो लोग आते थे गांव के बगीचे में, उनका उनके तंबू लगते थे, और अ, उनका मंचन, वो अपने नाटकों का मंचन करते थे। कहने को तो वो नौटंकी शैली थी, लेकिन जैसा आप सब जानते हैं, नौटंकी शैली की भी अलग अलग किस्म हैं। तो वो लोग भी उसको नौटंकी ही बताते थे। और ये हमारे गांव के लोग जो अ, हमसे उम्र में बहुत बड़े थे, वो लोग बताते थे कि जमाने से ये चलता जा रहा था। और फिर यकायक मैंने देखा, इस बात का ध्यान रहा नहीं उस वक्त। जब आदमी बड़ा होता रहता है, उस वक्त बहुत सारी चीजों पर बात बहुत गहराई से पड़ती नहीं। हमने देखा कि अरे, जब तक मैंने अभी स्कूल खत्म नहीं किया, तब तक ये सारा सिलसिला बंद हो चुका। और अब ये नौटंकी वाले लोग आते नहीं हैं गांव में, बगीचे वैसे ही खाली रहते हैं। और फागुन का महीना या चैत का महीना वैसे ही चला जाता है। अब इस तरीके की कोई हरकत उधर नहीं होती है। तो एक छोर पे, एक बहुत ही सीमित छोर पे, मैं जो एक कहेंगे लोकाश्रय से संबंधित कला है, उसके उदाहरण के तौर पर इस बात को पेश कर रहा हूं। और इस बात को भी पेश कर रहा हूं कि देखिए, कालांतर में अपने आप इनका पराभव हो गया। और क्यों हुआ, और कैसे ये चीजें हमें हमारे जेहन में आती है। क्योंकि मुझे अभी भी याद है, बचपन में बिना कहीं से पढ़े हुए, अगर आपको जैसे पुराणों की कहानियां या आप उपनिषद की कहानियां, ये राजा हरिश्चंद्र की कहानी वगैरह, सब इन्हीं नौटंकियों और नाटकों में हमने पहली बार बचपन में देखा। तो इनका एक अपना योगदान है संस्कृति और स्मृति, लोक संस्कृति और लोक स्मृति दोनों के क्षेत्र में इनका अपना योगदान है। तो इनका विलुप्त हो जाना, और दूसरे छोर पे मैं वो जो उदाहरण देना चाहता हूं, वो भी कला के क्षेत्र में ही बहुत महत्व रखने वाली बात है। और वो मैं उदाहरण देना चाहता हूं कांस की फिल्म फेस्टिवल का। फ्रांस में जो कांस फिल्म समारोह होता है, आप सब लोग जानते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म समारोह है। लेकिन इसकी शुरुआत भी दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई। और इसके इसके शुरू होने के पीछे कई सारे कारण थे, लेकिन उसके मूल में जो कारण था वो था हॉलीवुड सिनेमा को एक टक्कर देने की बात थी। यूरोप में, खासकर फ्रांस में, ऐसा महसूस किया जा रहा था कि जिस गति और जिस प्रगति के साथ हॉलीवुड सिनेमा चल रहा है, वो उसको अगर उसी तरीके से चलने दिया जाए, उसके सामने अगर कोई टक्कर की और दूसरी कोई विधा न पेश की जाए सिनेमा के अंदर ही, तो शायद जो भी कलाओं का, मैंने सिनेमा, ऑडियो विजुअल से रिलेटेड कलाएं हैं, उनका अस्तित्व उस देश में खत्म हो जाएगा। और इसी के अंतर्गत ये जो पूरी अवधारणा है आर्ट हाउस सिनेमा की, उस आर्ट हाउस सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए इस समारोह की शुरुआत की गई, जिसमें राज्याश्रय के बदौलत इसकी शुरुआत हुई। और इसके शुरुआती दौर में
बहुत बड़े बड़े पुरोधा, बहुत बड़े विद्वान लोग, फ्रांस के किसी जमाने में कल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे आंद्रे मालरो, जो बाद में भारत भी आए थे फ्रांस के राजदूत होकर के। तो आंद्रे मालरो जैसे लोग इससे जुड़े, इस समारोह से। और आज आप जानते हैं कि कान फिल्म समारोह में किसी भी फिल्म को एंट्री मिल जाना, उसकी एंट्री मात्र जो है वो उसे एक विश्व स्तरीय ख्याति प्रदान कर देती है। और कांस फिल्म समारोह मेरे ख्याल से आने वाले समय में उसका प्रभाव तो कहीं से भी दिखाई नहीं देता। तो अब जो प्रश्न उठता है कि वो भी एक देश और उसकी जनता और उसके नागरिकों की संस्कृति और उसकी स्मृति से जुड़ा हुआ एक आयाम है। और हमारे गांव में होने वाली नौटंकी, वो भी हमारे गांव की जो जनता है, मतलब गांव और उसके आसपास के इलाके की जो जनता है, या और भी जगहों की जनता जहां वो नौटंकी मंडल जाया करता रहा होगा, उसकी स्मृति, उसकी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज है, वो क्यों विलुप्त प्राय हो गया? क्या कुछ ऐसा है कला में अंतर्निहित है जो उसे एक स्तर के बाद, एक समय के बाद उसे विलुप्त प्राय होने के लिए मजबूर कर देता है? और खासकर जब हम महत्व की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, समाजशास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे रॉबर्ट रेडफील्ड करके। उन्होंने बताया है कि कैसे ये जो उन्होंने पूरे कल्चरल मूवमेंट को, कल्चर की जो गति है उसको बांटा है दो भागों में, द ग्रेट ट्रेडिशन एंड द लिटिल ट्रेडिशन। द ग्रेट ट्रेडिशन तो वो जो स्क्रिप्चरल हमारा ट्रेडिशन है, जो हमारे शास्त्र और पुराण और वो बड़ी बड़ी चीजें किसी भी संस्कृति, किसी भी सभ्यता में वो ग्रेट ट्रेडिशन के अंतर्गत आते हैं। और लिटिल ट्रेडिशन में ये जो चलती हैं, ये फोक ट्रेडिशंस वगैरह जो चलती हैं, नौटंकियों की, नाटकों की, लोक संगीत की, ये जो चीजें हैं, इससे ये भी आपकी संस्कृति को समृद्ध करने में उतनी ही सक्षम है जितना कि कोई भी और संस्कृति और कला की विधा है। लेकिन इसके बावजूद भी एक जो प्रश्न उठता है कि आखिर इनको आश्रय कहाँ से मिले, कैसे टिक सकते हैं, इनके टिकाऊपन के लिए क्या क्या जरूरी है, किसको करना है, कौन इसका बीड़ा उठाएगा? ये सारे जो प्रश्न हैं, जब हम कला और संस्थानों के बीच के अंतर संबंध को परखने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ये हमें समझना होगा कि ये जो दोनों संबंध हैं, कला और इन दोनों के बीच जो संबंध है, कलाओं और संस्थाओं के बीच जो संबंध हैं, ये दोनों के अलग अलग दोनों की अलग अलग प्रकृतियों पर निर्भर हैं। तो अब आप सब जानते ही हैं कि कला में भी प्रदर्शनकारी कलाएं हैं, लोक कलाएं हैं, ललित कलाएं हैं। तो हर के लिए अलग अलग प्रश्न उठाना पड़ेगा, और हर के लिए संस्थान अलग अलग किस्म के होंगे। उनकी 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 जो अंदरूनी व्यवस्था है, उनका जो अंदरूनी पूरा स्ट्रक्चर है, वो अलग होगा। कुछ तो समानताएं जरूर होंगी, एक स्तर पर समानताएं जरूर होंगी, लेकिन वो व्यवस्था अलग अलग होगी। और ये जरूर देखने की बात है कि हमारे यहाँ, हमारे देश में, अगर हम अपने देश की बात करें, तो जब तक हम इस सूक्ष्मता से इस प्रश्न को नहीं देखते हैं या उसका उत्तर नहीं खोजते हैं, तब तक हम न तो कलाकारों का सही सम्मान कर पाएंगे, न उनके संवर्धन, न उनके पोषण,
न उनकी उनको सही जिसको कहेंगे एनकरेजमेंट देने में सफल हो पाएंगे। तो आ, हम आगे ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो अलग अलग विधाएं हैं, कला की अलग अलग विधाएं हैं, उनमें क्या अंतर संबंध है कला और संस्थानों के बीच में। तो जैसे सिनेमा ले लीजिए आप, सिनेमा में भी पॉपुलर सिनेमा अलग है, और जैसा मैंने कहा, जैसा बताया हमने, आर्ट हाउस सिनेमा अलग है। तो आ, हमारे एक बहुत ही विद्वान मित्र हैं जो सिनेमा के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, फिल्म स्टडीज में उनका अपना बहुत कुछ नाम है। उन्होंने एक बार एक डेटा इकट्ठा किया था और बताया है कि हम अपना कंधा अपना अपना पीठ थपथपाते हैं भारत में, ये कह करके कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा फिल्म हम लोग बनाते हैं। 100 कह रहे हैं, 200 250 फिल्में सिर्फ हिंदी फिल्में बनती थी जब तक ये महामारी के द्वारा, और जो हाल फिलहाल की जो दुर्गम परिस्थितियां हो गई इन माध्यमों के लिए, उसके पहले तक तो इतनी फिल्में बनती थी। उन्होंने एक अध्ययन करके बताया कि आखिर जो गुणवत्ता जिसकी हम बात करते हैं, हमारी फिल्मों की गुणवत्ता आम तौर पे क्यों ऐसी है जो हमें सोचने को मजबूर करती है कि वास्तव में क्या हमारा यही स्तर है, हमारी फिल्मों का यही स्तर है, राष्ट्रीय स्तर यही है। तो उन्होंने बताया कि देखिए, कंटेंट जो है, कंटेंट को बनाने के लिए आपको कलाकार चाहिए होंगे, स्तर के कलाकार चाहिए होंगे, और एक नजरिए से देखिए तो उसी स्तर का आपको फाइनेंस चाहिए होगा, वित्तीय संसाधन भी चाहिए होगा। तो उन्होंने बताया कि अब वित्तीय संसाधन की तो बात करते हैं हम लोग, हॉलीवुड की इतनी तारीफ करते हैं, मतलब कोई जरूरी नहीं कि हर कोई तारीफ ही करे, लेकिन हॉलीवुड के बारे में इतना लोग चर्चा करते हैं और उसका इतना डोमिनेंस है ऑडियो विजुअल आर्ट्स के क्षेत्र में। तो उन्होंने बताया कि एक साल हमने ये देखा कि जो भी पब्लिक डोमेन में फिगर्स अवेलेबल थे, उनके आधार पर जोड़ने पर 12 हॉलीवुड की 12 ब्लॉकबस्टर फिल्मों का जो बजट है, वो हमारी पूरी हिंदी सिनेमा के बजट से ज्यादा ज्यादा ही नहीं, करीब करीब दोगुना ज्यादा होता। तो इतना अंतर है 180 से लेकर के 200 फिल्में बनाने वाली जो इंडस्ट्री है, उसका जो एक तरीके से कहिए बड़बोलापन जो है, उसको अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुत सारी बातें समझ में आती है। तो यही ये एक बात समझने की है कि जब हम संवर्धन, संरक्षण और इस तरीके की बातें करते हैं, तो सबसे बड़ा प्रश्न जो उठ करके आता है वो है कि ये आएगा कहाँ से, इसका स्रोत क्या होगा, इसके मुख्य इसके 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 कौन लोग होंगे जिसको जिम्मेदारी संभालने वाले। तो अब उस दिन अशोक वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया था, राज्याश्रय और लोकाश्रय वाली कलाएं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सस्टेनेबल तरीके से लगातार आपको इस तरीके का आश्रय किसी भी स्रोत से हासिल हो पाए। उसके लिए बहुत जरूरी है कि संस्थाएं इस बात की ओर उन्मुख होएं कि जो भी कला, जिस कला के भी क्षेत्र में वो काम कर रही हैं, उस क्षेत्र में एक प्रोफेशनलाइजेशन जरूर हो, पेशेवर दृष्टिकोण जरूर पैदा किया जाए, और पेशेवर तरीके से काम करने का जरूर एक कल्चर पैदा किया जाए। जब तक ये संस्कृति नहीं पैदा होगी, तब तक ये जो आश्रय का, ये संवर्धन और संपोषण का जो मामला है, जो प्रश्न है, ये अनुत्तरित रहेगा, और उत्तरित होगा भी तो बहुत
संतोषप्रद उत्तर इसका हम नहीं ला पाएंगे। तो अब ये देखिए कि जैसे कान फिल्म फेस्टिवल की हमने बात कही, कान फिल्म फेस्टिवल में भी अब क्या है, जो फिल्में वहां पर दाखिल होती हैं या तो कंपटीशन सेक्शन में या फिर उनका जो सर्टेन रिगार्ड करके सेक्शन है उसमें, तो आप भले ही आपकी मतभिन्नता हो कला उन्मुखी सिनेमा से, लेकिन आप उसके स्तर, उसके क्वालिटी से कहीं भी मतभेद नहीं रख सकते, क्योंकि उसका एक अपना इंटरनल लॉजिक है, जिस लॉजिक के अंतर्गत ये फिल्में बनती हैं, और उसका अपना एक कलेक्टिव है ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी अपनी अपना एक समुदाय है जहाँ पे ये देखी जाती हैं, दिखाई जाती हैं और जो अप्रिशिएट की जाती है। तो ये पॉपुलर सिनेमा से एकदम भिन्न है, लेकिन इनका एक ऑटोनोमस, एक स्वायत्त डोमेन है, और इस डोमेन में वो इतने सालों से 75, तकरीबन 75 वर्षों से ज्यादा से अभी तक चल पा रही हैं। उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि उनको फ्रांस जैसे देश का आश्रय प्राप्त है, उनका अपना एक कमिटमेंट है इस फेस्टिवल के प्रति, सिनेमा के प्रति, जिसके कारण वो ये सहारा दे पाते हैं कान फिल्म फेस्टिवल को। मैं यहाँ बताना चाहूंगा, बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को बताना, कि जब ये विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जब ये नेगोशिएशंस हो रहे थे, ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे थे, तो फ्रांस ने यूरोप के कुछ एक अन्य देशों के साथ मिलकर के एक बहुत बड़ी आवाज उठाई कि देखिए भाई, एक कल्चरल एक्सेप्शन, सांस्कृतिक अपवाद की अवधारणा को आपको स्वीकारना होगा, और ये स्वीकारना होगा कि कला और संस्कृति के क्षेत्र में आप व्यापार के नियमों को नहीं लाएंगे, क्योंकि डब्ल्यूटीओ के जब रूल्स बन रहे थे तो क्या था, उसमें यही था कि हर किस्म के माल का, हर किस्म की चीजों का जो व्यापार है, उसमें आपको टैक्सेस और टैक्सेशन को एक बेयर मिनिमम लेवल तक लाना पड़ेगा, और आपको दूसरे देशों को लाने, अपने देश में व्यापार करने के लिए अनुमति देनी होगी। फ्रांस के लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, हम फ्री एंट्री नहीं देंगे, ये हम तय करेंगे कि कल्चरल प्रोडक्ट्स जो हैं, वो कल्चरल प्रोडक्ट्स कितनी संख्या में, कितनी मात्रा में और कब हमारे देश में आएंगे, वितरित होंगे, और उनका उपयोग हमारे देश की जनता उठा पाएगी। ऐसे ही उनके साथ, जो फ्रांस के साथ अन्य देश उनको समर्थन दे रहे थे, उन लोगों ने भी कहा। तो अब देखिए, मैं ये जो छोटी छोटी बातें अभी बता रहा हूं, इनको एक आगे एक कड़ी में लिंक करके बताऊंगा कि कला के बारे में बात कर लेना बहुत आसान। अब ये जो 2 वर्ष का संक्रमण काल हम लोगों ने देखा है, इस संक्रमण काल से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे दरवाजे पर एक हमारे प्रदेश का अच्छा नामी गिरामी ध्रुपद गायक एक दिन पहुंच गया। मैं घर से बाहर निकला, वो विनयवत खड़ा था बाहर। मुझे बताया उसने कि देखिए, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं अब चंद एक दिनों में ही खुदा को प्यारा हो जाऊंगा। 3 दिन से मैंने भोजन नहीं किया, ये आलम था। तो मैंने बिना देखे सुने मैं कोई उस वक्त
तर्क और तार्किक बात सोचने में देर नहीं लगाई। मैं गया अपने कमरे में, ऊपर में जाकर के मैंने देखा, मैंने कहा देखते हैं क्या इनकी मदद की जा सकती है। घर में जितना कुछ भी बटोर करके जो पैसा था वो मैं ले करके आया। मैंने कहा कि भाई पहले तो तुम इसको लो और जाओ भोजन करो और सब कुछ करो। उसके बाद हम दो तीन लोगों ने मिल करके कुछ एक ऐसा अनुबंध तय करने की कोशिश की कि उस दौरान कलाकार लोग, खास करके संगीत के क्षेत्र में, वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें, ताकि उनको कुछ कुछ तो कम से कम संबल मिल पाए, कुछ तो आर्थिक मदद मिल पाए। लेकिन जहां तक संस्थागत मदद की बात है, तो मैंने देखा कितना कितनी कितनी कमी है हमारे यहाँ ऐसी संस्थाओं की जो वास्तव में कलाकारों की जब जरूरत पड़े तब मदद कर सके। तो उसके कलाकार के संपोषण के लिए, कलाकार के कला के संवर्धन के लिए जो एक सांस्थानिक संस्थागत ढांचा होना चाहिए, जिससे कि उसको कहीं दौड़ना न पड़े, जब वो विपत्ति के क्षणों में आए तो उसको मदद करने के लिए एक जरिया हो, ऐसा हमारे यहाँ है नहीं। अब मैं एक बहुत ऐसी बात बताना चाहूंगा जो शायद बहुत उपयुक्त न हो मेरे लिए कहना, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि हम बराबर हाय तौबा करते रहते हैं, जैसे कि खेल के क्षेत्र में, उसी तरीके से कला के क्षेत्र में। ओलंपिक्स के बारे में तो अब बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूँ कि जब भी 4 साल के बाद ओलंपिक्स होता है तो हम लोग यही कहते हैं, अरे देखिए 125 करोड़, 135 करोड़ नागरिकों के इस देश को मुश्किल से एक गोल्ड मेडल और दो चार और मेडल प्राप्त हो जाते हैं। वो भी अभी पिछले 20-22 साल से ये सब सिलसिला शुरू हुआ है, वरना तो शायद कोई एक ओलंपिक ऐसा भी रहा जिसमें कि भारत बिना किसी मेडल के वापस चला आया। तो अब चूंकि खेल का जो जगत है, खेल का जो संसार है, उसका भी कला के संसार से बहुत नजदीक का संबंध है। इसीलिए मैं ये जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि मैं बता रहा हूं आपको, हम लोग एक सेमिनार में साथ थे, हम और पीके मुखर्जी, स्वर्गीय पीके मुखर्जी, जो मोहन बगान के बहुत प्रसिद्ध प्लेयर हुआ करते थे और बाद में नेशनल कोच भी रहे, मोहन बगान के कोच भी रहे। तो ये कुछ सेमिनार चल रहा था कोचिंग के ऊपर। उसमें उस समय मैं खेल प्रशासक की भूमिका की भूमिका निभा रहा था, और उसी हैसियत से उस सेमिनार में मैं भाग ले रहा था। मुझे अभी भी याद है कि पीके मुखर्जी ने जो एक बात कही, उस बात को मैं हर जगह लागू करने की कोशिश करता हूँ, सोचता हूँ उसको। उन्होंने कहा कि हम बोल तो देते हैं इस बात को कि इतना 150 करोड़, 125 करोड़ का देश है हमारा, लेकिन सवाल ये है कि देश तो 125 करोड़ का है, लेकिन प्लेइंग पॉपुलेशन आपका कितना है? क्रिकेट के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ अभी मानते हैं हम कि सबसे पॉपुलर, सबसे लोकप्रिय खेल है, क्रिकेट के क्षेत्र में कितने लोग हैं खेलने वाले? गली में डंडा घुमाने वाले भले ही लोग मिल जाएंगे, लेकिन कितने मैदान हैं क्रिकेट के आपके पास? तो प्लेइंग पॉपुलेशन कितना है आपका? प्लेइंग पॉपुलेशन उतना भी नहीं होगा जितना रोमानिया में लोग खेलते हैं। आप चले जाएं किसी किसी भी समृद्ध यूरोपीय देश में, उनके गांवों में जो खेल के मैदान हैं, जो टेनिस के कोर्ट्स हैं, जो बैडमिंटन के कोर्ट्स हैं, वैसा आपके राष्ट्रीय स्तर के कोर्ट्स में नहीं मिलेगा। तो हमें इस सोच से तो पहले निकलना पड़ेगा, क्योंकि सोच से ही नीति बनती है, और सोच किसी एक व्यक्ति की नहीं,
सोच जो है वो उसको सामाजिक स्तर पे, एक सामूहिक स्तर पे और एक सामरिक स्तर पे उस सोच को विकसित करना पड़ेगा। तभी हम इनको एक उपयुक्त नीतियों में परिवर्तित कर सकते हैं, जो कि एक स्तर का फल आपके सामने प्रस्तुत कर सके। तो ये खेल का जो मैंने उदाहरण दिया, खेल के क्षेत्र का जो उदाहरण दिया, वही बात कला के क्षेत्र में भी है। और ये बड़ा उपयुक्त विषय है इसको, इसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए। कलाएं और संस्थान, भाई रोना तो हम रोते रहते हैं, लेकिन कलाओं के संवर्धन, संपोषण, उनको संबल प्रदान करने के लिए हमने कितनी संस्थाएं खड़ी की। और संस्थाएं खड़ी की तो किसने की? क्योंकि संस्थाओं में भी अलग अलग किस्म है, अलग अलग प्रकार है। संस्थाएं जो सरकार के द्वारा खड़ी की जाती हैं, सरकार ही उनको चलाती है, और जिनको हम एक तरीके से सार्वजनिक संस्थाएं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, उनके रूप में मानते हैं। और बहुत सारी संस्थाएं जो निजी तौर पे शुरू की जाती है, निजी व्यावसायिक तौर पे शुरू की जाती हैं, और बहुत सारी जो है वो सामुदायिक तौर पे शुरू की गई, लोगों के सामूहिक प्रयास से शुरू की गई संस्थाएं होती हैं। तो संस्थाएं भी अलग अलग किस्म की हैं, और उनका अलग अलग उद्देश्य होता है, और वो अलग अलग तरीके से कला के साथ जुड़ती हैं, कला का संवर्धन करती हैं। अब आपको मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा। अ, दूसरा उदाहरण मैं इस प्रकार से देना चाहूंगा कि अब देखिए, जहां तक सार्वजनिक संस्थाएं, इनको पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हम कहते हैं, उनका एक अपना तौर तरीका होता है। और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस का तरीका है, वो तौर तरीका किसी अन्य किस्म के संस्थान से थोड़ा भिन्न होता है। लोगों का ये मानना है, आम तौर पे लोगों की ये मान्यता होती है कि जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन, जिनको जो सरकारी संस्थाएं, उनको भी हम पब्लिक इंस्टीट्यूशन ही कहेंगे। तो आम तौर पे लोगों का मानना हो जाता है, कि मान्यता होती है कि सरकारी संस्थाएं तो सरकारी ही हैं, उनकी गुणवत्ता पर बराबर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। ऐसा हमारे देश में हमने देखा है कि एक तरफ तो इस बात को दोहराएंगे भी, मतलब जो सार्वजनिक संस्थाएं उनको गाली भी देंगे, और इस बात से कभी अपना संसर्ग नहीं जता पाएंगे कि उन्होंने ये जो कुछ भी कहा, ये जो कुछ भी कहते हैं, वो बिना सोचे समझे, बिना इसकी गहन विवेचना के कहते हैं। गहन विवेचना से मेरा क्या मायना है? गहन विवेचना से मेरा ये मायना है कि देखिए, अमेरिका की जो आज की स्थिति है, इतना विकसित देश, और इतना प्रभाव है उसका विश्व में, इसके इतिहास में जब आप जाते हैं तो आप देखिएगा कि बाकी और सब चीजें तो हैं, ठीक है, जो प्राकृतिक संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज, वो सब उसके कारणों में बहुत महत्व रखते हैं। लेकिन लिटरेसी और वहां की शिक्षा व्यवस्था का बहुत बड़ा योगदान रहा है अमेरिका की प्रगति में। और तथाकथित रूप से पूंजीवादी व्यवस्था है अमेरिका की। लेकिन आप ये जानिए कि आज की तारीख में भी जो शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिका में जो बेहतर संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है, यूनिवर्सिटीज हैं, वो ज्यादातर पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी सिस्टम अमेरिका में बहुत मायना रखता है।
हर स्टेट की अपनी पब्लिक यूनिवर्सिटी है, उसका पब्लिक यूनिवर्सिटी सिस्टम है और विश्व स्तरीय है। विश्व स्तरीय ही नहीं, हर बड़े पब्लिक यूनिवर्सिटी से आप देखेंगे 2 या 4 जरूर नोबेल प्राइज विजेता निकलते हैं। मैं तो गया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, तो मैंने देखा वहां के कैंपस में घूमते घामते, एक दिन हमारी एक प्रोफेसर साथ में चल रही थी, उन्होंने बताया, साइकिल पे चढ़े हुए एक सज्जन आए, बताया कि ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। उसी तरीके से दूसरे दिन टहलते हुए एक दूसरे सज्जन से मुलाकात हुई, तो वो प्रोफेसर शेट्टी ने बताया कि ये भी नोबेल पुरस्कार विजेता है। तो ये वैसे मैं जब बता रहा हूं तो कितनी छोटी बात लगती है, लेकिन आप इसको गहराई से महसूस करें कि सार्वजनिक संस्थानों का कितना महत्व है हमारे सार्वजनिक जीवन में। जब तक हम इसको समझेंगे नहीं, इसको महसूस नहीं कर पाएंगे, और महसूस करते भी हैं लेकिन सब लोग नहीं कर पाते। अरे हमारे ही देश में आप या तकनीकी शिक्षा में ले लीजिए या मेडिकल शिक्षा में ले लीजिए, जो ऊपर के मतलब जो स्तरीय संस्थान हैं, उनमें आधा से ज्यादा तो सब आपके सार्वजनिक संस्थान ही हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि किसी भी क्षेत्र में हम अपना दर्जा ऊपर कर सकें, हम एक विश्व स्तरीय दर्जा पा सकें अपनी उस विधा को लेकर। उसके लिए हम अच्छी संस्थाएं, अच्छे संस्थान, स्तरीय संस्थान, गुणवत्तापूर्ण संस्थानों को विकसित करना जरूरी होगा। अब बताइए, 125 करोड़, 130 करोड़ लोगों का हमारा ये देश है। प्रदर्शनकारी कलाओं में नाटक का कितना बड़ा रोल है और कितना महत्व है। तो नाटक के लिए हम क्या करते हैं? मैं किसी को दोष नहीं देना चाह रहा हूं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को तो ना आप दोष दे सकते हैं, ना किसी एक सरकार को दोष दे सकते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा, अभिरुचि, रुचि और चिंतन, इन तीनों के संयोग से ही नीति की जमीन खड़ी की जाती है। और ये तीनों के तीनों जब सामूहिक स्तर पे नहीं खड़े होंगे, तब तक आपकी नीतियां वो उस किस्म की होंगी ही नहीं जो समर्थन दे सके आपके सार्वजनिक संस्थानों को। तो इतना बड़ा देश है हमारा, कहने को एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और उस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी निकले हुए विद्यार्थी क्या निकलते ही, मतलब मैं कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं, न मैं कोई किसी किस्म की क्रिटिसिज्म कर रहा हूं, लेकिन आधे से ज्यादा लोग निकलते ही पैर जमाने की कोशिश करते हैं। कहाँ? उस विधा में जिसका उन्होंने प्रशिक्षण नहीं लिया, यानी कि सिनेमा की विधा में। सब बंबई जाते हैं या फिर अपने क्षेत्रीय सिनेमा की ओर मुख करते हैं। तो एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो हम क्या कल्पना करें कि एक नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ये जो हमारा इतना महत्वपूर्ण प्रदर्शनकारी कला का क्षेत्र है, इससे हम कोई एक राष्ट्रीय स्तर की या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का उत्पाद पैदा कर सकते हैं? मेरे ख्याल से अपने आप में ये कल्पना करना ही शायद अतार्किक होगा। लेकिन फिर भी इन सब चीजों पर हमें गौर करने की जरूरत तो जरूर है। हम राज्यों की बात नहीं कहेंगे, राज्यों की बात करने पर बहुत लंबा खिंच जाएगा हमारा मामला, लेकिन हम राष्ट्रीय स्तर पर ही देखें, कला के क्षेत्र में हमारी हर साल हमारा बजट बनता है राष्ट्रीय स्तर पर। आज तक कोई ऐसा वर्ष मेरी स्मृति में तो नहीं आता है जब कला और संस्कृति के क्षेत्र में बजट में एक बहुत ही मार्के की वृद्धि हुई हो हमारे देश में। और वो भी बजट क्या, मैं एग्जैक्ट परसेंटेज तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये दशमलव से ऊपर का परसेंटेज है। तो अगर हमारी लोक नीति, हमारी नीतियां इस तरीके की हैं, तो बहुत मुश्किल है
सार्वजनिक क्षेत्र में हम अपने ऐसे संस्थान खड़े कर सकें जो एक स्तरीय, एक गुणवत्तापूर्ण, एक विश्व स्तरीय उत्पाद पैदा कर सके थे, कल्चरल प्रोडक्ट्स ऑफ अ ग्लोबल क्वालिटी। तो ये सारी बातें गौर करने की हैं। तो मैंने जैसा पहले भी कहा कि श्लेषालंकार में कहें तो संबल, संरक्षण और संवर्धन, और इसके अलावा प्रसार, ये चीजें जरूरी हैं कला के लिए। और इसी कारण कला के लिए जरूरत है संस्थानों की, क्योंकि ये जो संरक्षण, संवर्धन, संबल और प्रसार की जरूरत है कला को, उसका काम कोई संस्था ही कर सकती है। क्योंकि इन सभी कलाओं को एक बहुत ही व्यापक तौर पे समन्वय की जरूरत होती है। समन्वय मतलब जो कला का सर्जक है, जो कला का प्रशासक है, जो कला का दर्शक है, इन सब जो उसके अलग अलग अंग हैं, उनके बीच में समन्वय का। One of the primary functions of an institution is coordination. Coordination between different demands of that particular medium for which that institution has been established. तो ये कला के लिए बहुत जरूरी है कि कला से संबंधित और कला के क्षेत्र में संलग्न जो संस्थान हैं, उनका ये समन्वयी रूप जो है वो ये जो समन्वय का जो दायित्व है उसको वो भली भांति निभा सके। क्योंकि अगर प्रसार नहीं हो पाएगा तो कला चलेगी कैसे? क्योंकि अगर और कोई आश्रय नहीं है, उसको चलना है अपने ही संसाधनों से, तो उसको तो पेशेवर बनना पड़ेगा। और पेशेवर बनने के लिए जरूरी है कि उसका प्रसार हो, लोगों तक वो पहुंचे, लोग टिकट खरीद कर आपके सिनेमा घरों में आए, लोग टिकट खरीद कर आपके प्रेक्षागृहों में आए आपके नाटकों को देखने के लिए। अभी बड़ा अच्छा उदाहरण मैं देना चाहूंगा। हम लोग सब बात करते रहते हैं, रोना रोते रहते हैं। रोना 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 हमारे देश का राष्ट्रीय पेशा है। तो रोते रहते हैं भाई, हमारे यहाँ क्या टिकट कौन कौन खरीदता है, नाटक देखने के लिए टिकट कौन खरीदता है। लेकिन इसी देश में फिरोज अब्बास खान ने मुगले आजम पर जब एक पेशेवर पेशकश की और नाटक प्रस्तुत किया, तो 5,000 और 10,000 और 15,000 का टिकट खरीदा है लोगों ने, मैंने ये भी देखा है। लेकिन वो अपवाद है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि जब ये प्रोफेशनलाइजेशन होता है और जिसके लिए संस्थाओं की जरूरत होती है, तभी जाकर के वो स्वायत्त रूप से अपनी गति से, अपनी मति से वो कला आगे बढ़ पाती है। मैं आपको बताता हूं, अभी आप नेटफ्लिक्स पे एक फिल्म चल रही है, नेटफ्लिक्स पे या मेरे ख्याल से अमेजॉन प्राइम पे, टिक टिक बूम बूम, टिक टिक बूम, सॉरी बूम बूम नहीं, टिक टिक बूम। उस फिल्म को आप देखिए। अभिलाषा है उसका जो मुख्य अभिनेता है, उसके जीवन की अभिलाषा है कि उसका म्यूजिकल ब्रॉडवे पर इनवाइट हो, ब्रॉडवे पर उसे आमंत्रित किया जाए, वो ब्रॉडवे में अपने म्यूजिकल को पेश कर पाए। वो पूरी की पूरी फिल्म उसके इसी जद्दोजहद के इर्द गिर्द फिल्माई गई है। उसको देखेंगे तो यहाँ बैठे बैठे महसूस होगा कि ब्रॉडवे का आप नाम ले लेते हैं, ब्रॉडवे की जो अंदरूनी व्यवस्था है वो कैसे चलती है और कैसे उससे संवर्धन मिलता है उस पूरे प्रदर्शनकारी कला को, ये बात आपको समझ में आएगी। कितना रिगर है उसमें, कितने रिगर के साथ, कितना दंड पेलने के बाद आप वहां उसकी दहलीज तक पहुंच पाते हैं।
और ये जो फिल्म जिसकी मैंने बात कही, टिक टिक बूम, ये दहलीज तक पहुंचने की ही पेशकश उसमें दिखाई गई है। तो उसी तरीके से लंदन आप चले जाइए, लंदन में जो वेस्ट एंड का थिएटर है, एक नाटक साल दर साल चलता है। मेरे ख्याल से ये जो आपका अफ्रीका के इस पर बना हुआ लायन किंग, वो तो पता नहीं कितने वर्षों से चल रहा है अभी भी। और मैं आपको बता रहा हूँ, 7-8 साल पहले मैं लंदन गया था, मुझे मन में लगा कि एक बार लायन किंग देखना चाहिए नाटक, तो मैं चला गया वेस्ट एंड। अरे काय को टिकट मिलने को, उन्होंने कहा कि आप आज का टिकट आज ही खरीद लेना चाहते हैं। बड़ी अजीब बात है भाई। तब मुझे समझ में आया कि क्या व्यवस्था है वहां पे। मतलब वेस्ट एंड में कोई भी जो नाटक चल रहा हो उसका टिकट आपको उस दिन नहीं मिलेगा। और टिकट भी कितने की, कम से कम 25 पाउंड, 1 पाउंड आज की तारीख में 80-85 रुपए के बराबर है शायद। तो आप 25 पाउंड का तो सबसे सस्ता टिकट वहां पे मिलता है। उसी तरीके से ब्रॉडवे में 50 $50, $40 का सबसे सस्ता टिकट मिलेगा। तो ये जरूरतें हैं जिनको आपको स्वीकारना पड़ेगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि हर हर क्षेत्र में इस तरीके का कमर्शियलाइजेशन की जरूरत है, लेकिन कमर्शियलाइजेशन और प्रोफेशनलाइजेशन, ये जो दोनों अवधारणाएं हैं, इनके बीच बहुत अंतरंग संबंध है, इनके बीच दूरी बहुत कम है। और इस बात को हम अपने देश में बहुत गहराई से महसूस नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि बहुत सारे हमारे जो क्षेत्र हैं, कला की क्षेत्र हैं, वहां पर उसके जो कलाकार हैं, उनको सही उत्साह, उनका सही उत्साह वर्धन हम नहीं कर पाते हैं, उनका सही संवर्धन नहीं कर पाते हैं। तो इस हिसाब से हमें संस्थाओं को खड़ा करना पड़ेगा, उसके लिए धन जुटाना पड़ेगा, उसके लिए संबल जुटाना पड़ेगा। अब ये धन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इसके ऊपर मंथन करना होगा। और ये मंथन हम करते नहीं है। जब भी मंथन किया है लोगों ने, वहां पे फल निकला है, बहुत ही सकारात्मक फल निकला है। जैसे मैंने बहुत छोटा सा उदाहरण दिया अभी, ये फिरोज अब्बास खान के मुगले आजम का। उसी तरीके से मुझे याद है, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, तब सत्यू साहब ने, एम एस सत्यू ने ब्रेस्ट के खड़िया के घेरा, कॉकेशियन चौक सर्किल को अनुवाद करके खड़िया का घेरा नाटक था, उसको किया था। वो बंबई से उसको लेकर के दिल्ली आए थे। यहाँ पे जब अनाउंसमेंट हुआ अखबारों में कि खड़िया का घेरा नाटक एम एस सत्यू करने जा रहे हैं, तो 2 हफ्ता पहले टिकट उसकी बुक हो गई, फुल हो गई। तो ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए आपको उपयुक्त संस्थान खड़े करने होंगे। चाहे वो सरकारी हो, सार्वजनिक हो, वाणिज्यिक हो, या सर्वथा निजी संस्थान हो। निजी संस्थानों की भी बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं समझता हूं कि हमारे देश में तो खासकर ललित कला के क्षेत्र में, ललित कला के क्षेत्र में निजी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। ये तो निजी संस्थानों की बदौलत ही बहुत सारे ललित कला के हमारे कलाकार उभर पाए और बाद में बड़े कलाकार बन पाए। तो ललित कला के क्षेत्र में गैलरी खोलना और अलग अलग तरीके से उसका प्रदर्शन करवा पाना, उस पर विमर्श, कला विमर्श, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है कला के संवर्धन के लिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमें ये अंतर करना पड़ेगा कि किस विधा के लिए किस प्रकार का संस्थान हमें स्थापित करना चाहिए। तो जैसे नाटक की विधा का हमने उदाहरण दिया, तो उसी नाटक की विधा में ही
ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में लिया गया था, ड्रामा रेपर्टरी खोलने का। अब आज जरूरत है कि उस रेपर्टरी का 50 गुना बड़ा, उस रिपोर्ट मतलब उस साइज में 50 गुना बड़ा रेपर्टरी हमारे देश में हो, ताकि यहाँ के हर ड्रामा प्रैक्टिशनर को उसमें संबल मिल पाए, उसमें काम मिल पाए, और वो अपनी सृजनात्मकता का, अपनी प्रतिभा का उसमें प्रदर्शन कर पाए। तो अ, अ, अब हम आते हैं जैसे संगीत जैसी कला पर। संगीत में भी शास्त्रीय संगीत को ले लें, हम अभी पॉपुलर संगीत पे या फोक म्यूजिक पर नहीं जाएंगे। शास्त्रीय संगीत में भी देखें तो शास्त्रीय संगीत के बच पाने के पीछे मेरे ख्याल से लोकाश्रय एक बहुत बड़ा इसका कारण रहा। और लोकाश्रय में अगर हम लोकाश्रय के बड़े कारण होने के पीछे जाएंगे, तो इसमें जो लोक संस्कृति है, लोक संस्कृति में ये शास्त्रीय विधा को कितनी जगह मिल पाई, ये इस पर निर्भर करता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। आप सब जानते हैं, जिनको संगीत में रुचि होगी, जो संगीत के क्षेत्र के बारे में जानते हैं, कि हमारे देश में आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो ने ग्रेडिंग सिस्टम चालू किया। ग्रेडिंग सिस्टम चालू किया गया कलाकारों के लिए। मुझे आ, हटा दीजिए स्क्रीन। हाँ व्योमेश, कुछ कह रहे थे क्या? हेलो। नहीं सर, मैं कुछ नहीं कह रहा था, मैं बस एक गुजारिश करना चाहता था कि हाँ अगर आप हाँ, कोई ब्रेक लेके पानी वानी पीना चाहते हो तो पी लीजिए। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मैं चल रहा हूँ, ठीक चल रहा हूँ, ठीक है। ठीक चल रहा हूँ। ठीक है तो सर, माफी। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो ने ये ग्रेडिंग का सिस्टम चालू किया। टॉप ग्रेड, उसके बाद ए ग्रेड, बी हाई, बी ग्रेड, ऐसे करके। और वो एक मानक जैसा बन गया संगीत के क्षेत्र में, शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, ऑल इंडिया रेडियो में। और उसी तरीके से दूरदर्शन ने नृत्य नृत्य के क्षेत्र में इसी तरीके की ग्रेडिंग शुरू किया। तो अब ये तो सारा मामला सरकारी था, तो सरकारी मामला था तो उसी हिसाब से इसका प्रशासन भी होता था, और उस प्रशासन की अपनी खूबियां और खामियां, जिनसे हम सब भली भांति वाकिफ हैं, वो उसमें उतर आती थी, उतर आती हैं आज की तारीख में भी। लेकिन इसके समानांतर ही आप देखिए, ऐसी संस्थाएं हैं जिनको एक अनौपचारिक रूप से ये जो तथाकथित सरकारी संस्थान है या सार्वजनिक संस्थान है, इनसे किसी भी तौर पर बहुत बड़ी मान्यता प्राप्त है, अनौपचारिक तौर पे। हमारे, मैं जब फिल्म इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर था, तो जैसा आप में से बहुत सारे सुधी लोगों को मालूम होगा, करीब 28-30 वर्षों तक वहां पर एक्टिंग का कोर्स बंद था। उसको फिर हमने वहां जाने पर चालू करवाया था। तो उसमें बहुत सारा मंथन हुआ, क्या क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या एक्टरों को सिखाना चाहिए। तो एक बात ये भी उभर करके आई थी कि उनको संगीत में भी शिक्षा जरूर दी जानी चाहिए, खास करके शास्त्रीय संगीत में वॉइस ट्रेनिंग की। तो वॉइस ट्रेनिंग कराने के लिए हमारे यहाँ आते थे, हम लोगों ने रखा था समीर दुबले जी को, जो पंडित जितेंद्र अभिषेकी के शिष्य थे। तो आई गई बात, मेरा समय वहां पर समाप्त हो गया एक दिन। अच्छा, उस समय मुझे ये ऑल इंडिया रेडियो के ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में मालूम नहीं था। तो मैं यही जानता था कि समीर जो है बहुत अच्छे गायक हैं, और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उन्होंने महारत हासिल कर रखा है। कई वर्षों बाद मुझे जैसा स्मरण आ रहा है, 5-7 वर्षों बाद एक दिन उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि सर, मैं इस बार
सवाई गंधर्व में गाने जा रहा हूं। मैंने कहा, "हाँ? आप पहले सवाई गंधर्व में गाए नहीं थे?" उन्होंने कहा कि सर, क्या बात कर रहे हैं, सवाई गंधर्व में कोई ऐसे ही गा लेता है? सवाई सवाई गंधर्व में मैंने पहले गाया होता तो आपको बताया नहीं होता, बहुत फख्र से बताया होता। और ये बात सही है, क्योंकि 4 वर्ष मैं सवाई गंधर्व बिना किसी चूक के जाता था, और शाम से लेकर के उसके अंत तक बैठता था। और उसके फैसिलिटेटर के रूप में समीर दुबले भी हमारे एक मित्र में से हुआ करते थे। लेकिन मुझे कभी कौतूहल हुआ नहीं, मैंने पूछा नहीं। उन्होंने बताया इतने सालों बाद कि सवाई गंधर्व में मैं गाने जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि उसकी जो एक गरिमा स्थापित हो चुकी है, एक ऐसे समारोह की जहां 10,000 लोग एक साथ खड़े होकर और तन्मयता से 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे लगातार शास्त्रीय संगीत सुनते हैं। जहां जिस धरती पर, मैं नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ वहीं पे ऐसी संस्कृति है, और भी जगहों पर है, मैं बताऊंगा आपको, इस तरीके की संस्कृति खड़ी हो गई हो, वहां पे उसी अनुकूल संस्थान भी खड़े होते हैं। और उन्हीं संस्थानों में से एक ये सवाई गंधर्व महोत्सव है। मैं इसी दम में आपको फिर उदाहरण देना चाहूंगा, संगीत के क्षेत्र में ही, संगीत और नृत्य के क्षेत्र में ही। आप दिसंबर के महीने में, दिसंबर जनवरी के महीने में आप चेन्नई शहर चले जाएं और देखिए क्या जमावड़ा लगता है वहां पे, कलाकारों का और दर्शकों का, श्रोताओं का। और दुनिया के किसी भी देश में रहने वाला संस्कृति के प्रति सचेत शायद ही कोई तमिल व्यक्ति होगा जो अपने समय में, अपने समय के अनुसार, अपनी छुट्टी के अनुसार चेन्नई पहुंचता नहीं हो इन सभाओं में शिरकत करने के लिए, इन सभाओं में श्रोता बनने के लिए, इन सभाओं में दर्शक बनने के लिए। तो तमिल लोगों ने, तेलुगु लोगों ने एक इतनी बड़ी संस्कृति खड़ी की, लोक संस्कृति के बराबर की संस्कृति उन्होंने खड़ी की। हालांकि है विधा शास्त्रीय, लेकिन उसको एक लोक संस्कृति के रूप में परिणत कर दिया गया। क्योंकि लोक संस्कृति कैसे, जब लोक का उसमें उसकी सहभागिता हो जाए, जब आम लोगों की सहभागिता हो जाए, तो वो लोक संस्कृति में परिणत हो जाती है। तो इस तरीके की सहभागिता से ये एक शास्त्रीय विधा लोक संस्कृति में परिणत हो गई, और उसके लिए अनायास ये सारी संस्थाएं खड़ी हो गई। आप जाएंगे, अगर जब ये सभाएं होती हैं, तो कोने कोने में, शहर के कोने कोने में आपको झंडे, आपको बिल बोर्ड्स मिलेंगे जो घोषणा करते हैं कहाँ पे कौन सी सभा हो रही है, कौन से लोग उस पे परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये इस तरीके का आश्रय क्यों, कहां से, एक लोक संस्कृति से निकली हुई जो चीज है, वो उसमें जब प्रबुद्ध लोगों का, और प्रबुद्ध मतलब मैं सिर्फ बौद्धिक रूप से ही प्रबुद्ध नहीं, मैं वित्तीय रूप से भी प्रबुद्ध लोगों की सहभागिता जब आ जाती है, तब इस तरीके के संस्थान स्वतः कामयाब हो जाते हैं। तो मैं ये उदाहरण देना चाह रहा था कि कैसे बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारी कलाएं अपने सस्टेनेंस के लिए, अपने संवर्धन के लिए निर्भर करती हैं कुछ ऐसी किस्म की संस्थाओं पर जो लोगों की सहभागिता से तय किया गया हो या तय की गई हो, और जिसमें हर आम व्यक्ति एक सर्जन के स्तर पे नहीं, लेकिन उसके 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 उस उसका स्वाद, आस्वादन के स्तर पर जरूर सहभागिता प्रदान करता हो। तो सार्वजनिक संस्थाओं की मैं बात कह रहा था। तो ये तो जो लोक सहभागिता से बनी हुई संस्थाएं हैं। मैं सार्वजनिक सहभागिता की जो बात कह रहा था,
उसको एक और स्तर पे मैं रेखांकित करना चाहूंगा। वो है प्रशिक्षण का स्तर। उसमें सार्वजनिक संस्थाओं का क्या कितना अहम योगदान होता है। तो देखिए, अब ये जो शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत तो आप कहते हैं कि गुरुमुखी विद्या होती है। गुरु के सामने आप बैठ करके सीख सकते हैं, वन ऑन वन इंटरफेस पर आप सीखते हैं, आमने सामने। लेकिन सारी कलाएं गुरुमुखी नहीं मानी जाती हैं। तो मुझसे एक बार, जब मैं पुणे फिल्म संस्थान का निदेशक था, तो एक बार दूरदर्शन के एक इंटरव्यू में पूछा गया कि देखिए, आपने एक्टिंग कोर्स तो चालू किया है, तो एक्टिंग तो बहुत सारे बम्बई में एक्टिंग स्कूल्स खुले हुए हैं, बहुत सारे जो पुराने लोग हैं उन्होंने अपना एक्टिंग स्कूल चालू कर रखा है। तो उन उन उनके उनके साथ अगर आप कंपटीशन करेंगे तो फिर आप कहाँ ठहरेंगे। तो मैंने कहा, देखिए, दो चीजें हैं। एक तो हमारा फिल्म इंस्टीट्यूट जो है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, वो एक सार्वजनिक संस्थान है। तो चाहे आप कितना बड़ा भी अभिनेता फिल्म स्कूल अभिनय का प्रशिक्षण देने के लिए एक प्राइवेट संस्थान खोले, वो टक्कर नहीं दे पाएगा एक सार्वजनिक संस्थान, एफटीआईआई फिल्म इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान के लिए। तो जो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने पूछा कि क्या ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि टक्कर नहीं दे पाएगा। मैंने कहा, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई एक बड़ा अभिनेता अगर बीड़ा उठाता है लोगों को सिखाने का, तो क्या है, आप वो एक उसका जो पूरा ओरिएंटेशन है वो एकांगी हो जाता है। वो एक व्यक्ति की जो खूबियां और खामियां हैं उसी को वो ट्रांसमिट करता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। जबकि एक संस्थान और एक संस्थागत शिक्षण का सबसे बड़ा जो लाभ है वो ये है कि आप कई विद्वानों से, कई प्रवीण लोगों से आप शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो उसमें कहीं कोई एकांगीपन का उसका 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 डेंजर उसमें नहीं आता। उसमें उसका एकांगीपन का खतरा उसमें कहीं से भी अंतर्निहित नहीं हो पाता है, क्योंकि किस्म किस्म की बातें हैं जो आप ग्रहण करते हैं, किस्म किस्म का का तौर तरीका है एक ही चीज को करने का, जिसको आप ग्रहण करते हैं अलग अलग लोगों से। तो जिसको कहते हैं समग्र विद्या, वो समग्र विद्या आपको हासिल अगर हो पाती है, खास करके ये जो प्रदर्शनकारी कलाएं हैं वो हासिल हो पाएंगी संस्थानों में रहकर ही। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर संस्थानों का भी अपना एक स्तर होना चाहिए। तो एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि अ, हमारे दूरदर्शन में जब मैं था, तो वहां पे मैंने बहुत नजदीक से देखा कि ये जो प्रसारण, ब्रॉडकास्टिंग का क्षेत्र है, उससे भी कला को बहुत प्रश्रय मिला। ये अलग बात है कि अब शायद कला का उतना महत्व पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे नहीं रह गया, क्योंकि लोगों की रुचि पब्लिक ब्रॉडकास्टर से थोड़ा सा धीरे धीरे हट हट रही है। लेकिन एक समय था कि रेडियो और टेलीविजन ने जितनी बड़ी भूमिका निभाई, खास करके प्रदर्शनकारी कलाओं को का क्षेत्र अगर हम ले लें, और ये जो शास्त्रीय
विधाएं हैं इनका क्षेत्र ले ले, तो ये पब्लिक ब्रॉडकास्टर की भूमिका इसमें इतनी महत्वपूर्ण रही है कि इसके संबंध में कुछ भी एक छोटे से व्याख्यान में कह पाना मेरे ख्याल से सूरज को दिया दिखाने के जैसा होगा। तो अ, हम्म, दूरदर्शन में एक पूरा का पूरा अलग चैनल था, शायद अभी भी है, दूरदर्शन भारती करके, डीडी भारती। वो उस चैनल को बनाया ही गया भारतीय कलाओं को, भारतीय संस्कृति को और समृद्ध करने के लिए, और उसके उससे संबंधित जितनी भी सृजनात्मकता है उसको एकत्रित करते हुए उसको आम जनता के, आम दर्शकों के बीच लाने के लिए। अ, तो कुछ एक समय, कुछ ऐसे मुकाम आते हैं जब कलाओं के क्षेत्र में ऐसी जरूरत होती है कि अ, बहुत बड़ी बहुत बड़ा निवेश करने की जरूरत होती है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। तब हम बराबर रुख करते हैं अपनी सरकार की तरफ, लेकिन उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई उसमें उस वैसे करने में कोई मनाही नहीं है। लेकिन तो वो रुख जो हम करते हैं, तो एक बात को हमें ये भी समझना होगा कि इतना 1,000 करोड़ रुपया, इतना पैसा हम लगाते हैं नया शहर जब बनता है उसमें। मैं नहीं कह रहा हूं कि सरकार लगाती है, लोग भी, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी लगाते हैं, लेकिन उस दरमियान कल्चरल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए हम कितना पैसा खर्च करते हैं। इतना बड़ा शहर तो बस गया, आपके दिल्ली शहर के बगल में गुड़गांव, वो एक कल्चरल सेंटर था वहां पे, ईपीसी न क्या उसका नाम मुझे अब नहीं याद है। उसमें मैंने बहुत नाटक भी देखे हैं, हमारे विद्यार्थियों ने बंबई से ला करके नाटक वहां पर किया है, मैं जा करके देखा। अब सुनते हैं कि शायद वो भी बंद हो गया। तो इतना बड़ा शहर बच गया, लेकिन कोई संस्था नहीं खड़ी कर पाए हम, कोई सांस्कृतिक संस्था खड़ी ही नहीं कर पाया। तो ये हमारी संस्कृति है जिसके संबंध में हमें सामूहिक रूप से विचार करना पड़ेगा, और एक राष्ट्र के रूप में हमें अपनी जमीन को पहचानने की कोशिश करनी होगी। और कला और संस्थान, ये दो ऐसी अवधारणाएं हैं जिनके बीच के अंतर संबंध को हमें बारीकी से समझना होगा। मैं समझता हूं कि जितना मैंने सोचा था उस हद तक इस विषय पर मैंने अपनी बात रख दी है, और मैं अपने अपनी बात खत्म करने से पहले फिर रूप रूपवाणी को धन्यवाद देना चाहूंगा, मुझे अपने इस व्याख्यान को पेश करने के लिए, मौका देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया सर। मैं किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। आपने हमारे लगभग बालकोचित उत्साह को अपने सरोकार से, अपने अनुभव से, अपनी मेधा से बहुत गंभीर आयोजन में बदल दिया है, और एक यादगार व्याख्यान जिसके प्रति हमारा संकल्प ये है कि हम इसे जल्दी से जल्दी लिपिबद्ध करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। आप उसमें तरमीम कीजिएगा, और इस तरह एक दृष्टिपत्र, एक वैविध्य से अनुभवों के अलग अलग कोणों से गुजरता हुआ तैयार हो सकेगा, और एक ज़रूरी किताब। सर, कहाँ से कहाँ तक, कांस से लेकर के गांव की मंडली तक नौटंकी वाली यात्रा हम लोगों ने इस व्याख्यान में की है। और सच कहूं तो 1 घंटे 9 मिनट और 30 सेकंड के बाद भी
हम आपको लगातार सुनने को आतुर थे। अगली बहुत बहुत बार शुक्रिया सर। अगली बार सर, और आपकी मनमर्जी के विषय पर। प्रणाम सर, प्रणाम। सभी दोस्तों को प्रणाम।